हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में मैंने आपको बताया आज हम पढ़ने वाले हैं क्या लिखूं। ये आपका अध्याय 3 है, बोले तो चैप्टर 3 है। इसके बारे में ऑलरेडी कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था और आपको मैंने बताया था कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो हमने जीवन परिचय देखा था, हमने संक्षिप्त जीवन परिचय भी देखा था और उसके साथ साथ इनका पूरा समरी के फॉर्म में भी हमने जीवन परिचय देखा था, जो कि रचनाओं के साथ पूछा जाता है और आपके प्रश्न में, आपके पेपर में हमेशा वो प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये जो जीवन परिचय है, फटाफट से एक बार देख लेंगे। संक्षिप्त परिचय, नाम क्या है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जन्म सन 1894 ईस्वी, जन्म स्थान छत्तीसगढ़ क्षेत्र का खैरगढ़, कहीं खैरागढ़ भी दिया रहता है, आप देख लीजिएगा। पिता का नाम उमराव बख्शी, शिक्षा BA उत्तीर्ण, मृत्यु सन 1971, लेखन विधा काव्य, कहानी, आलोचना, निबंध तथा अनुदित। साहित्य में इनकी पहचान क्या रही वो देखेंगे। सफल अनुवादक एवं संपादक। भाषा इनकी कौन सी है? आदर्श और प्रवाहमय। इसका मतलब इनका जो भाषा है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लिखी है। शैली देखेंगे भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक। साहित्य में इनका स्थान रहा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध, ये इनकी क्या थी? साहित्य में स्थान था। और रचनाकार सिद्ध हुए। ठीक है, सुप्रसिद्ध रचनाकार सिद्ध हुए। इस तरीके से हमने संक्षिप्त इनका परिचय देख लिया। बाकी इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं। आइए आज देखेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था और भी आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इधर मैंने पूरा ऐसा पैराग्राफ रखा, जो पैराग्राफ आपके बुक में है वो पैराग्राफ इधर नहीं रखा है, बस वहाँ स्टार्टिंग से लेके ऐसा डॉट डॉट करके मैंने कर दिया। आप बुक पढ़ेंगे, अब बुक पढ़ने के बाद ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेंगे अंग्रेजी के प्रसिद्ध, फिर ऐसा डॉट डॉट करके विषय नहीं, ये आपका क्या हुआ है? ये आपका दिया गया है पैराग्राफ। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। चलिए देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं निबंध से उद्धृत है। ठीक है, ये तो आप हमेशा ही लिखते हैं, संदर्भ हमेशा आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप करेंगे व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से एग्जाम में लिख देते हैं तो बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। लेखन के लिए आवश्यक मनोभावों का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध निबंधकार AG गार्डिनर ने यह स्पष्ट किया है कि लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप कोई टॉपिक लेते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक बार उसका एक माइंड मैप बना लें, आप उसका रूपरेखा बना लें कि आपको उसके बारे में लिखना क्या है। तो वैसे ही जो हमारे इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो सुप्रसिद्ध निबंधकार AG गार्डिनर हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई मतलब लेखन लिखे, जब भी कोई आप टॉपिक पे लिखना स्टार्ट करें तो आपकी मानसिक स्थिति जो है वो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके बारे में एक बार सोच लें। इस मानसिक स्थिति के संदर्भ में वे लिखते हैं कि जब मन उल्लास अथवा आनंद से भर उठे, हृदय में स्फूर्ति अर्थात ताजगी के भाव का अनुभव होने लगे तथा मस्तिष्क में एक दबाव सा उत्पन्न हो जाए तो लेखक स्वतः ही लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी कि मैं इस टॉपिक पे लिखूं, मैं मतलब इस तरीके से लिखूं, आपको एक मैंने बताया कि एक आपको प्री प्लानिंग करनी होती है, पहले से ही एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। और किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखेंगे, किसी भी लेखन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर
क्या होना चाहिए, आप स्वतः मतलब खुद से ही आपको लिखने की वो इच्छा होनी चाहिए। मनोभावों के अतिरेक की इस स्थिति में वह स्वतः ही कुछ न कुछ लिखने को आतुर हो उठता है। मतलब जो भी लिखने वाला है, जो लेखक है, उसको जब भी लिखने का मन करेगा तो जाहिर सी बात है वो पहले ही उस टॉपिक को क्या क्लियर करेगा कि हमें किस बात पे लिखना है, और उसकी लेखनी मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगती है। मनोभावों को व्यक्त मतलब वो भावनाएं पहले ही उनके अंदर आ जाती है कि हमें किस टॉपिक पे लिखना है, किस पर लेखन लिखनी है। आगे देखेंगे, इस प्रकार की मनोदशा में लेखक के लिए विषय और शैली का कोई महत्व नहीं होता। उसका उद्देश्य तो मात्र अपने मन के विचारों एवं भावों को व्यक्त करना ही होता है। मन के विचारों एवं भावों पर आधारित कोई भी विषय हो, वह उसी विषय पर तब तक लिखता रहता है जब तक उसके हृदय में उत्पन्न भावों का आवेग शांत नहीं हो जाता। अभी इतनी लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एजी गार्डिनर हमें बताते हैं कि कोई भी लेखक जब अपना कोई भी लेखन स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है उस पर क्या एक उसका खुद का एक तथ्य होता है। तो जितने भी मन के भाव हैं जब तक वो पूरी तरीके से लिख नहीं लेते तब तक उनका मन शांत नहीं होता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के लेख लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ विशिष्ट प्रकार के मनोभावों का उत्पन्न होना नितांत आवश्यक होता है। विशिष्ट मनोभावों के पूर्ण मनोदशा के अभाव में कुछ भी लिख पाना संभव नहीं होता। इसका मतलब कि जब तक आपके मनोभाव पूर्ण नहीं होंगे, आपका पूरी तरीके से मन तैयार नहीं होगा कि मैं इस पे लेख लिखूं, तब तक ये असंभव है कि आप कोई भी लेख लिख सकें। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि पहले आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे ये लेख लिखनी है। ठीक है, आगे देखें, उसके लिए एजी गार्डिनर ने कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एक लेखक के अंदर। बहुत विशिष्ट रूप से ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेखक यहाँ पर हैट व खूंटी के माध्यम से बताता है कि जैसे ही हैट को टांगने के लिए किसी विशेष खूंटी की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो किसी भी खूंटी पर टांग दिया जाता है, वैसे ही अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई विशेष विषय ही आवश्यक नहीं है, वह तो किसी भी विषय पर व्यक्त किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। प्रमुख वस्तु तो हैट है जिसे टांगना है, खूंटी नहीं। इसी तरह यथार्थ वस्तु तो मन के भाव ही हैं जिन्हें व्यक्त करना है, विषय नहीं जिस पर विचार व्यक्त करते हैं। अब इस सबका मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, मैंने अभी बताया कि आप किसी भी टॉपिक पे लिखे तो आपको एक माइंड मैप बना लेना है, एक अपनी रूपरेखा बना लेनी है कि आपके भाव किस लेख को लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना कि अगर आपके अंदर मनोभाव है तो आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर आपको विषय मिले और आप उसी पे लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी विषय आप लिखना चाह रहे हैं उस पर क्या है, आपको अपने विचार व्यक्त करने आने चाहिए। उसमें क्या आप सही पॉइंट, क्या आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्या नेगेटिव लिख रहे हैं, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, वो सारे वाक्यों का चुनाव, शब्दों का चुनाव करना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये बात करते हैं हैट की और खूंटी की, ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपके पास एक हैट है और खूंटी है तो आप उस हैट को उस खूंटी पे टांग सकते हैं। लेकिन अगर विषय वस्तु की बात करें तो आपके पास क्या है, हैट तो कहीं भी टांगा जा सकता है। तो खूंटी यहाँ पे प्रधानता नहीं है, यहाँ पे मेन क्या है, हैट है। ठीक है, आप देखिए, पढ़िए यहाँ से, खूंटी पर टांग दिया जाता है, वैसे ही अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई विशेष विषय ही आवश्यक नहीं है, तो वह तो किसी भी विषय पर व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब विषय कोई भी हो सकता है, बस ज़रूरी ये है कि आप सही शब्दों का चुनाव करें और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से उसमें सकारात्मक और नकारात्मक आप बातें लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इस पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब वो प्रश्न हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर।
पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये आपको जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसमें ये प्रश्न दिए रहेंगे। देखेंगे उत्तर, देखेंगे पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं। अगर हम लेखक का नाम बोले तो वो क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, और इनका जो जीवन परिचय है वो भी आता है, तो आप अच्छे से उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान भाषा में उनका जीवन परिचय बताया है, उनकी रचनाएं बताई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये पहला प्रश्न हो गया आपका, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपने उत्तर में लिखा पाठ का नाम क्या लिखूं, जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं, और लेखक का नाम क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है से लेखक का क्या आशय है। देखेंगे उत्तर, यहाँ लेखक का आशय उस मनोस्थिति से है जब लेखक के मन में लेखन के लिए उमंग उठती है, ताजगी आती है, मस्तिष्क में विचारों का आवेग उमड़ जाता है। उस स्थिति में लेखक को लेखन कार्य करना ही पड़ता है। कि जब आपका मन हो ही गया कि अब चलो ठीक है, आज इस पे हम क्या करते हैं, हम एक लेख लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस पे लिखेंगे और आप पूरे मन से लिखेंगे और सही शब्दों का भी चुनाव करेंगे। देखिए कभी क्या होता है, कभी कभी कि हम जैसे टीचर्स हैं तो हमें जो टॉपिक पढ़ाना होता है हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमें इस टॉपिक पे ही पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, तो वैसे ही तो हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मन में भाव भी होते हैं कि हमें इस तरीके से पढ़ाना है। सभी टीचर का अलग अलग स्किल होता है, तो वैसे हम भी सोचते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना है। ठीक है, सभी टीचर्स का अलग अलग अपना व्यू पॉइंट होता है। तो वैसे यहाँ किसी भी लेखन को अगर आपको लिखना है, किसी लेख को लिखना है, तो उस पर आपका एक विचार होना चाहिए और उसके लिए आपके मन में आवेग का उमड़ना ज़रूरी है। और साथ ही साथ लेखन की जो प्रक्रिया है वो उसको आपको समझ के करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ से प्रश्न, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, प्रश्न वहाँ से आया है, हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देखेंगे, प्रश्न आपका ये दिया, आंसर देखेंगे। हैट और खूंटी के माध्यम से लेखक ने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष विषय की अनावश्यकता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, कि मनोभाव मतलब आपके विचार किसी पे भी हो सकते हैं, आप किसी भी एक लेख को लिख सकते हैं। जिस प्रकार हैट को किसी भी खूंटी पर टांग सकते हैं, उसी प्रकार मनोभाव को भी किसी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर किसी विषय पे ही लिखें, आपके मन में जिस पर आप कल्पना कर रहे हैं या जिस पर आपके लिखने के लिए मन में आपके भाव उमड़ रहे हैं, आप उस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गार्डिनर के अनुसार लेखक को निबंध कब लिखना पड़ता है। उत्तर देखेंगे, गार्डिनर के अनुसार एक विशेष मानसिक स्थिति में जब मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग उत्पन्न होता है, तब लेखक को निबंध लिखना ही पड़ता है। ठीक है, यानी जब पूरा एकदम मन हो जाए कि अब मुझे इस पे लिखना है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, लेखक जो है वो लेख को लिखना स्टार्ट कर देता है। तो यही चीज़ गार्डिनर ने हमें एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। आगे देखेंगे, मुझे तो सोचना ... रहस्य समझना पड़ेगा। ये आपका दूसरा आ गया है गद्यांश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं निबंध से उद्धृत है। ये आपको सब में लिखना होता है, मैंने पहले भी बताया है। व्याख्या करेंगे, देखेंगे लेखक, जब आप बुक से पढ़ेंगे पैराग्राफ तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखेंगे इधर, लेखक बख्शी जी ने यहाँ अपनी मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि किसी निबंध को लिखने के लिए उन्हें अधिक सोच विचार करना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है तथा कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब वे एक निबंध के लेखन का कार्य कर पाते हैं। और आज उन्हें विशेष रूप से परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि
उन्हें कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है, बल्कि अमिता और नमिता के लिए अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं, बख्शी जी क्या कह रहे हैं कि जो उनको टॉपिक मिला है वो अलग है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या है ये, उसके बारे में लिखने के लिए कुछ तो विचार होने चाहिए। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर का नाम दिया गया है, एक है अमिता और दूसरी नमिता। इन्होंने उनको क्या दिया है, एक टॉपिक दिया है अलग अलग जिस पे उनको लिखना है। आगे देखेंगे, लेखक को अमिता और नमिता ने निबंध लिखने के लिए विषय दिए हैं। नमिता ने लेखक को दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अमिता ने समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया है। बख्शी जी ने यही हमसे बताया है कि अमिता और नमिता ने उन्हें दो क्या दिए हैं, दो टॉपिक दिए हैं, दो लेख दिए हैं जिस पे उनको निबंध लिखना है। उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जब आप लेख लिखते हैं या कोई भी निबंध लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं सूचना जो है वो लेनी पड़ती है अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग माध्यम से। ठीक है, तो इनको कौन कौन से टॉपिक मिले हैं, दो टॉपिक मिले हैं, एक तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया गया है। इन दोनों के द्वारा दिए गए ये विषय परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और लेखक उन दोनों विषयों पर आदर्श निबंध लिखकर उन दोनों को निबंध लेखन का रहस्य समझाना चाहता है या चाहते हैं। ठीक है, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पे वो अच्छे से लेख लिख सके और उनको ये बता सके कि ये रहस्य समझाना चाहते हैं कि निबंध लेखन के लिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो ज़रूरी है वो समझाना चाहते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी इससे भी रिलेटेड हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो मेरी पसंद आती हो, आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से प्रश्न क्या उठता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये हर जगह आपको ऐसा मिलेगा तो आपको लिखना है। उत्तर आप देखेंगे, पाठ क्या लिखूं, लेखक का नाम क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट देखेंगे, गद्यांश के अनुसार बताइए कि लेखक को विषय परिश्रम क्यों करना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा है ना। उत्तर देखेंगे, गद्यांश के अनुसार लेखक को विशेष परिश्रम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसे साधारण निबंध की अपेक्षा एक आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक आदर्श निबंध लिखना होगा जो कि रिलायबल हो, जो सही हो। ठीक है, तो उसके आदर्श निबंध लिखने के लिए सही सही शब्दों का चयन करना ज़रूरी है। लिखे हुए जो भी शब्द हैं आप ऐसा ही नहीं लिख देंगे, आपको सही शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा, तो वही क्या कहलाते हैं, आदर्श निबंध कहलाएंगे। आगे देखेंगे, लेखक को निबंध किसके लिए लिखना था। तो आपको दो नाम बताए अभी। ठीक है, लेखक को नमिता और अमिता के लिए निबंध लिखना था और कौन कौन से टॉपिक पे लिखना था, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और समाज सुधार पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दोनों निबंधों के विषय क्या थे। तो दोनों निबंधों के विषय अभी मैंने बताया, दोनों निबंधों के विषय दूर के ढोल सुहाने होते हैं और समाज सुधार थे। ठीक है, देखिए प्रश्न मैं ऐसा पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने पहले ही आंसर बता दिया, क्योंकि आपको देखिए इस जो ये आपका पार्ट है, अध्याय है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं और वहीं से एक क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों निबंधों के विषय में क्या, दोनों निबंधों के विषय क्या थे। तो आपको ये बताना होगा दूर के ढोल सुहाने होते हैं और समाज सुधार पे। अब समाज सुधार पे हमने दो चीज़ें बात की थी, कल के भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक तो है वो क्या है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और दूसरा जो टॉपिक है समाज सुधार पे। समाज सुधार का मतलब कि यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, एक युवा की बात की गई है और दूसरा वृद्ध की बात की गई है कि कैसे दोनों चाहते हैं कि हमारा जो अतीत है वो वर्तमान बन जाए और कुछ लोग जो चाहते हैं जो वर्तमान है वो हमारा क्या बन जाए, भविष्य बन जाए, यानी फ्यूचर बन जाए। तो जो युवा होते हैं, युवा हमेशा अपने भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या उज्ज्वल हो, और जो वृद्ध पुरुष
पुरुष होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, वो महिलाएं भी होती हैं, तो उनका क्या, उनका सोचना ये होता है कि हमारा जो बीता हुआ कल था, यानी जो बीत चुका है अतीत, वो हमारा अच्छा था, क्योंकि अभी वो वृद्ध हो चुके हैं तो आगे का समय जो है थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो अतीत को ज़्यादा बेटर मानते हैं। अगर हम बात करें युवा की, तो युवा क्या मानते हैं, युवा सोचते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो, उसके लिए वो हमेशा कामना करते हैं। चलिए, इस तरीके से ये मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट ये भी आपके लिए पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमको सब थोड़ी पढ़ना होता है। हमें वो कंटेंट पढ़ना होता है जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे हम ऐसे ही 3 कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसा कर रहे हैं क्वेश्चन। अब आगे क्या, 3 या 3 से 4 करेंगे, और आने वाली जो हमारी रिवीजन क्लास होगी उसमें और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं बच्चों। दूर के ढोल सुहावने ... मधुर बन जाता है। अब देखिए, पहले थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में समझा दूं, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, या फिर जो हमारे दादी दादा हैं, या जो हमारे फैमिली मेम्बर है, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके मुंह से आपने अक्सर करके ये चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली ये जो क्लास 10th की बुक है और ये जो अध्याय है, ये भी हमें ये समझाना चाहता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इससे क्या आशय है। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इसका ये तात्पर्य है कि जैसे अगर ढोल बज रहा है, ठीक है, और उसके समीप अगर कोई व्यक्ति बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आवाज़ जो है वो उसको कर्कश लगेगी। ठीक है, कर्कश का मतलब उसको चुभने वाली आवाज़, तीखी आवाज़ लगेगी, और उसे लगेगा कितना जल्दी ये आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन अगर वही आवाज़ कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सुन रहा है, तो उसके मन में क्या क्या भाव आएंगे कि हाँ, ये स्वर जो है, ये जो धुन है, ये बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दूर बैठा हुआ है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो और एक तरीका है समझने का कि जो जैसे घर में विवाह शादी पड़ती है ना, तो उस समय अगर जैसे बगल में आप बैठे हुए हैं, ढोलक बज रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में आपकी क्या होता है, प्रसन्नता उमड़ रही है, आपके मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है, आप खुश हैं। क्यों? क्योंकि घर में एक क्या है, एक समारोह हो रहा है, एक तरीके से विवाह जो होता है वो बहुत खुशी वाला पल होता है। तो उसकी आवाज़ भी आपको क्या लगती है, आपको अति सुहावनी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, सुनने में सुरीली लगती है, मधुर लगती है। लेकिन अगर बेवजह कहीं ढोलक बजे या आप उसके पास बैठे रहें, तो उसकी आवाज़ आपको कर्कश लग सकती है। आइए पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की, अब हम इस पैराग्राफ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ का हम यहाँ पे व्याख्या देख रहे हैं। संदर्भ क्या लिखेंगे, वही पुरानी चीजें हैं, आपको अच्छे से पता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखो निबंध से उद्धृत है। ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे व्याख्या। जब आप बुक में पढ़ेंगे इसका पैराग्राफ, तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं पैराग्राफ भी लाना चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले बार से आपकी वो भी डिमांड पूरी की जाएगी। चलिए देखते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में एक प्रचलित मुहावरे पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने इसलिए लगते हैं क्योंकि ढोल की आवाज़ की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जिस समय यह आवाज़ पास बैठे लोगों के कानों के पर्दों को फाड़ती हुई महसूस होती है, उसी समय दूर संध्या के समय किसी नदी के किनारे पर बैठे किसी व्यक्ति को यह अत्यंत मधुर लगती है। मैंने अभी आपको बताया कि दूर बैठे व्यक्ति को आवाज़ क्या लगती है, सुरीली लगती है, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा, उसकी जो कर्कशता है वो उसको नहीं सुनाई देती, उसका तीखापन नहीं सुनाई देता। इस मधुरता का मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि वस्तुतः जो व्यक्ति दूर से ढोल की आवाज़ को सुनता है, उसके मानस पटल पर इस आवाज़ के कारण किसी
विवाहोत्सव का चित्र अंकित हो जाता है और वह कोलाहल से पूर्ण घर में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, ढोल बजता है तो इंसान के दिमाग में एक ही चीज आता है कि जरूर किसी के घर में शादी है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उस नववधू की कल्पना में उसके प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका आदि के भाव श्रोता के हृदय में मूर्त रूप धारण करने लगते हैं और ढोल को कर्कश आवाज में उसे मधुरता का रस प्राप्त होने लगता है। अब मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, फिर से बता देती हूँ कि देखिए, दूर के ढोल सुहाने होने का बस सिंपल सा मतलब है कि अगर घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी पड़ता है, तो सबसे पहले ढोल बजाया जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, तो अगर जब ढोल बजता है तो घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन वो उनको उसकी कर्कशता नहीं समझ में आती कि हाँ ये बहुत आवाज़ इसकी जो है बहुत मतलब चुभने वाली लग रही है, या उसकी आवाज़ उसको कर्कश नहीं लगती। ठीक है, तीखी नहीं लगती, उसको वो आवाज़ मधुर लगती, क्योंकि वो उस भाव में विभोर है, वो प्रसन्नता में उनका भाव जो होता है। और जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसके तक वो कर्कशता की आवाज़ नहीं जाती, इसीलिए वो आवाज़ उसको क्या लगती है, मधुर लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लेखक कहते हैं कि यदि हम उस विवाहोत्सव में सम्मिलित लोगों को देखें तो उस कानों को ढोलों के पास उपस्थित लोगों का मन भी उल्लासमय दृष्टिगत होता है। वहां किसी को भी ढोलों की वह कर्कश ध्वनि अरुचिकर अर्थात कटु नहीं लगती। मैंने देखिए, कटु नहीं लगने का मतलब कि वो आवाज़ जो है वो कड़वी नहीं लगती, क्योंकि ढोल की उस ध्वनि में उस उत्सव के आनंद का शोर, मन की प्रसन्नता और पारस्परिक प्रेम की स्वर लहरियां भी मिली होती हैं। मैंने आपको बताया कि प्रसन्नता, और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये सभी चीज़ें मिलके उनके अंदर क्या लाती हैं, आनंद लाती है ना, यानी कि प्रसन्नता का उनके अंदर भाव होता है, इसीलिए उसकी कर्कशता उनको नहीं समझ में आती। देखेंगे, ये सभी चीज़ें मिलकर ढोल के पास स्थित लोगों को भी ढोल की ध्वनि की कर्कशता का अनुभव नहीं होने देती। वह उनमें उत्साह, उल्लास और आनंद का संचार कर थिरकने पर विवश कर देती हैं। दूर स्थित लोगों के लिए तो वह चलचित्र की भांति उनके मानस पटल पर उस उत्सव के आनंद, उत्साह और उल्लास के चित्रों को सजीव कर ही देती हैं। तब वे भी समीपस्थ लोगों की भांति ही आनंद और स्फूर्ति से भर उठते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे शादी में क्या फंक्शन होता है, मेहंदी होती है, हल्दी होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उसमें सभी लोग देखेंगे कि थिरकते रहते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो स्वर से ही तो कर रहे हैं ना। जो भी ढोल की आवाज़ आ रही है या जो भी सॉन्ग चल रहा है, वो उनको क्या लगता है, उसमें वो प्रसन्नचित अपने आप को महसूस करते हैं, उनको प्रसन्नता होती है, उनके अंदर उल्लास होता है, उनके अंदर उत्साह होता है। ठीक है, और आनंद की अनुभूति होती है, इसी की वजह से उनको वो आवाज़ कर्कश नहीं लगती। ठीक है, आगे देखेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। उत्तर में लिखेंगे पाठ क्या लिखूं, लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट, नदी के तट पर बैठा कोई व्यक्ति दूर बजते ढोल को सुनकर क्या कल्पना कर लेता है। देखेंगे, नदी के तट पर बैठा कोई व्यक्ति जब दूर बजते ढोल की आवाज सुनता है तो वह किसी विवाहोत्सव की कल्पना कर लेता है कि ढोल से पूर्ण घर में बैठी किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना करता है कि शादी होने वाली है, तो जो नववधु यानी जो नई दुल्हन है उसकी कल्पना वो कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। उत्तर देखेंगे, दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि दूर स्थित वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के दोषों को ज्ञान न होने के कारण वे अच्छे प्रतीत होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, ठीक है, तो वो
दूर दूर से कहीं से हैं या कहीं दूर रिश्तेदारी में, आप उनसे ठीक से रूबरू नहीं है, आपने सही से इंटरेक्शन नहीं किया है, तो आपके मन में हमेशा उनके प्रति क्या होगा कि वो व्यक्ति अच्छा है ना, ऐसा। लेकिन सच्चाई तो तब पता चलेगी या आप उनके बारे में तो तब जान पाएंगे जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अपने आचार विचार मतलब आदान प्रदान करेंगे, तब जाके आपको उनके गुणों के बारे में पता चलेगा और उनके अच्छे और बुरे की पहचान आपको हो पाएगी। ठीक है, आपके इसी गद्य में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मित्रता, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मित्र के गुण क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने एक दूसरे से कोरिलेट करके बताई थी। तो आप वो भी हमारे चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिएगा बच्चों। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वही आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए, इस तरीके से आज का ये जो वीडियो है यहीं पे आपका समाप्त होता है, और हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं। ये जो मैंने 3 आपको पैराग्राफ के व्याख्या करवाए, रेखांकित अंश की व्याख्या करवाई, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। आप चाहें तो इधर से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें एकदम आपके लिए कंटेंट मतलब चुन के लाया जाता है ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो, आपको भटकना ना पड़े कभी इधर उधर। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें एक ही जगह दी जाती हैं कि आप एक ही चैनल पर रह के सारी आपकी जो भी पढ़ाई है आप उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।